साल 2020 में पश्चिम बंगाल के मदीनापुर जिले के हल्दिया में जिकुरखली घाट के आसपास रहने वाले लोगों ने 18 फरवरी को हुगली नदी के किनारे से सुबह सुबह धुआं उठते हुए देखा। उन लोगों ने पहले तो यही सोचा कि शायद किसी ने कूड़ा कचरा जलाया होगा, लेकिन वो लोग वहां पर रोज आते जाते थे, मगर इससे पहले कभी भी उन्होंने वहां पर कूड़ा जलते हुए नहीं देखा था और ना ही उस जगह पर कोई कूड़ा फेंकता था। अभी वो लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक उन लोगों को एक अजीब सी बदबू आने लगी और ये बदबू वहीं से आ रही थी जहां पर वो आग जल रही थी। जब उन्हें कुछ शक हुआ तो वो लोग उस आग को देखने के लिए नदी किनारे जाते हैं, लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि वहां पर दो लाशें जल रही थीं। उन लोगों ने वहां से दो लड़कों को भागते हुए भी देखा। लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए शोर मचाया और उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन वो दोनों लड़के वहां से फरार हो गए। उनकी आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए। इसके बाद वो लोग नदी से पानी लाकर उस आग को बुझाते हैं। आग बुझाने के बाद पता चलता है वहां पर दो शवों को जलाया जा रहा था। उन लोगों में से किसी व्यक्ति ने पुलिस को भी फोन कर दिया था। दुर्गाचक थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। उन दोनों शवों में से एक शव तो पूरी तरह से जल चुका था, यानी उसको देखकर पता नहीं चल रहा था कि ये शव महिला का है या पुरुष का। लेकिन दूसरा शव थोड़ा ठीक हालत में था। उसके पहनावे और कपड़ों से लग रहा था कि ये किसी लड़की की लाश है। इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुला लिया था, लेकिन उन दोनों शवों को पहचानना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। लेकिन तभी पुलिस को कम जली हुई लाश के पास से कुछ बाल मिलते हैं, जिन्हें गौर से देखने पर पता चला उस लड़की ने अपने बालों को कलर करवा रखा था। उसके बाल गोल्डन और ग्रीन कलर के थे। पुलिस को वहां से कान की बाली भी मिलती है। उस बाली पर SJP लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों शवों के आसपास छानबीन की तो पता चला वहां पर एक गड्ढा भी खुदा हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया कि शायद उन लोगों ने उन लाशों को दफनाने के लिए पहले गड्ढा खोदा था, लेकिन फिर किसी कारण दफनाने के बजाय उन्हें जला दिया गया होगा। उन्हें जलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वहां से एक खाली बोतल भी मिली थी और जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति ऐसी खुली जगह में तो कत्ल नहीं करेगा। इसलिए पुलिस को लग रहा था कि उन दोनों को कहीं और कत्ल करने के बाद यहाँ लाकर जलाया गया है। खैर, घटना स्थल की जांच करने के बाद उन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। इधर पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल और सबूत मिटाने का मामला दर्ज करती है। इस मामले की जांच में जुट जाती है, लेकिन सबसे पहले ये पता लगाना ज़रूरी था कि आखिर वो दोनों लाशें किसकी थीं, क्योंकि अब तक एक लाश के बारे में केवल इतना ही पाया गया था कि वो किसी महिला की लाश है, लेकिन दूसरे का तो अभी कुछ पता ही नहीं चल पाता था। और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट न आ जाए तब तक पुलिस भी कुछ नहीं कह सकती थी। लेकिन कुछ घंटे इंतज़ार करने के बाद उन दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि वो दोनों शव दोनों महिलाओं के हैं, जिनमें एक की उम्र 20-22 साल की और दूसरी की 40 के आसपास थी। लेकिन जो लाश कम जली थी वो 20-22 साल की लड़की की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि उन दोनों को जलाने से पहले उन्हें कुछ नशीली दवा पिलाई थी, यानी जलाए जाने से पहले वो जिंदा थी। इसका मतलब साफ था कि उन दोनों को जिंदा ही जला दिया गया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वो दोनों महिलाएं कौन थी और उनके साथ ये दरिंदगी किसने की थी। अब इस बात का पता लगाने के लिए दुर्गाचक पुलिस आसपास के सभी पुलिस स्टेशंस में उन दोनों शवों के बारे में जानकारी देती है।
साथ ही ये भी पता करने की कोशिश की जाती है कि किसी थाने में उन महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई गई है। यानी पुलिस ने हर तरीके से उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन महिलाओं के बारे में कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि किसी ने भी थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। दुर्गाचक पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करें। असल में पुलिस को पता ही नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ की रहने वाली हैं और उन दोनों में आपस में क्या रिश्ता है। लेकिन फिर पुलिस इस घटना को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। साथ ही उन दोनों महिलाओं के आसपास से मिली चीज़ें, उनके कपड़े और गहने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी हाइट और उनकी उम्र, ये सारी चीज़ें भी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गईं। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील भी की कि अगर किसी भी का भी कोई भी रिश्तेदार, जानने वाला लापता है और इन सभी डिटेल से उसकी आइडेंटिटी मैच होती हो तो पुलिस को सूचना दी जाए। ये पोस्ट 20 फरवरी के आसपास की गई थी, जिसके बाद ये पोस्ट तेज़ी से वायरल होने लगी थी और फिर 21 फरवरी को एक व्यक्ति ने दुर्गाचक पुलिस से संपर्क किया। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी जानने वाली एक महिला और उसकी बेटी पिछले कई दिनों से लापता है। उस व्यक्ति ने बताया कि पिछले कई दिनों से वो दोनों माँ बेटी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं हैं और ना ही उनसे उस व्यक्ति का कोई संपर्क हो रहा है। जब पुलिस को पता चला कि वो दोनों माँ बेटी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थीं, तो पुलिस ने उन दोनों की प्रोफाइल खंगालने का फैसला किया। जानकारी देने वाले व्यक्ति से सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को उन माँ बेटी की तस्वीरें भी मिल जाती हैं। उनमें एक का नाम था रमा डे, जिसकी उम्र 40 साल थी, और दूसरी उसकी बेटी थी, उसका नाम था रिया डे, उसकी उम्र 22 साल की थी। वो दोनों ही माँ बेटी नॉर्थ 24 परगना जिले के न्यू बैरकपुर इलाके में रहती थी। और फिर अगले दिन यानी 22 फरवरी को पुलिस न्यू बैरकपुर इलाके में पहुंचती है। वहां पर पुलिस ने उन दोनों माँ बेटे की फ़ोटो लोगों को दिखाई। एक व्यक्ति ने पुलिस को उनके घर का एड्रेस बताया। इसके बाद पुलिस उनके घर पर पहुंची। वहां पर ताला लगा हुआ था। जब पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि रिया डे और रमा डे दोनों माँ बेटी न्यू बैरकपुर के किसी घर में किराए पर रहती थी। अब इस घर में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं रहता था। हालांकि वहां से थोड़ी ही दूर उनका अपना घर भी था, मगर वो दोनों अपने घर वालों से दूर यहाँ किराए पर रहती थीं। वो दोनों माँ बेटी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थीं। रिया हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती थी, लेकिन उनके घर वाले उस इलाके में किस जगह पर रहते थे इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। उस समय घर की मालकिन भी वहां मौजूद नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से रिया और रमा का फ़ोन नंबर भी ले लिया था, ताकि फ़ोन के ज़रिए उनके घर वालों तक पहुंचा जा सके और ये पता चल सके कि उन दोनों माँ बेटी की किन किन लोगों से बात होती थी। इसके बाद पुलिस उन दोनों माँ बेटी के नंबरों की CDR निकलवाती है। इधर पुलिस द्वारा की गई पोस्ट को देखकर और भी कई लोग, जिनमें कुछ रिया के दोस्त और रिया के रिश्तेदार भी थे, वो भी यही कहते हैं कि इस पोस्ट में दिखाई गई सभी चीज़ें रमा और रिया से मिलती जुलती लग रही हैं। इन सब बातों से अब पुलिस को लगने लगा था कि वो दोनों शव उन दोनों माँ बेटी के ही हैं। दरअसल पहले रमा अपने पति और बेटी के साथ महाराष्ट्र के नवी मुंगी में रहती थी, लेकिन कुछ वजह से रमा ने अपने पति से डिवोर्स ले लिया था और साल 2017-18 में रमा अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर वेस्ट बंगाल आ गई। लेकिन वो अपने मायके में रहने के बजाय हल्दिया में किराए के मकान पर रहने लगती है। इन सब चीज़ों से रिया की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है
अब न्यू बैरकपुर में आने के बाद रिया अपनी पढ़ाई शुरू कर देती है। अब पढ़ाई शुरू करने की वजह से रिया बैरकपुर में और उसकी माँ हल्दिया में रहने लगती है। रमा का अपने मायके घर वालों से कोई मतलब नहीं था। अब रिया डे और रमा डे की कॉल्स डिटेल्स की सीडियाँ निकाली जाती है। साथ ही पुलिस उन दोनों के मोबाइल की लोकेशन भी निकलवाती है। कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि रमा के नंबर पर सबसे आखिरी कॉल एक व्यक्ति ने किया था, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। पुलिस ने रमा की पिछली कई दिनों की रिपोर्ट को चेक किया तो पता चलता है कि सद्दाम हुसैन और रमा में अक्सर फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। हालांकि कभी कभी उन दोनों में बातचीत बंद भी हो जाती थी, मगर कुछ दिनों से बातचीत फिर से शुरू हो जाती है। लेकिन पुलिस को झटका तब लगा जब रिया के कॉल डिटेल्स में भी सबसे ज़्यादा बार सद्दाम हुसैन का ही नंबर पाया गया। यानी जिस तरह इस व्यक्ति की रमा से बात होती थी, ठीक वैसे ही उसकी बेटी रिया से भी उसकी बात होती थी। उनकी घंटों घंटों बात होती थी। पुलिस के लिए ये जानना ज़रूरी था। उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन निकलवाई। साथ ही उन दोनों माँ बेटी की लोकेशन भी चेक की गई तो पता चला कि 17 फरवरी को रात रिया और रमा, सद्दाम, ये तीनों की लोकेशन एक ही जगह पर थी। मतलब ये तीनों एक साथ ही थे। सद्दाम का उन दोनों माँ बेटी के साथ लगातार फ़ोन पर बात करना और नदी किनारे शव मिलने से पहले भी उन तीनों का एक साथ होना, इन सब बातों से पुलिस को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया था कि इस कत्ल से सद्दाम का कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि सद्दाम हुसैन दुर्गाचक की न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और वो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार है। लेकिन जब पुलिस सद्दाम के घर पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो तो हॉस्पिटल में है। इस बात का पता चलते ही पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां से सद्दाम को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही पुलिस हॉस्पिटल से ये भी पता लगाती है कि सद्दाम को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, बल्कि उसे छोटी मोटी खरोंच आई थी और इसका मतलब था कि सद्दाम पुलिस से बचने के लिए हॉस्पिटल गया था। अब पुलिस सद्दाम को पुलिस स्टेशन लेकर आती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। पहले तो सद्दाम मना करता रहा कि उसका इस वारदात से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सद्दाम को उसकी कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड और 17 फरवरी की लोकेशन दिखाई तो वो टूट गया। अब भी ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब जानना ज़रूरी था। पहले ये कि आखिर सद्दाम रिया और रमा से मुलाकात कैसे करता है, और ये कि सद्दाम उन दोनों माँ बेटी को कत्ल क्यों किया। पूछताछ करने पर पता चला कि पति से तलाक के बाद जब रमा अपनी बेटी रिया को लेकर वापस बंगाल आ गई तो रमा अपने मायके से दूर अपनी बेटी के साथ हल्दिया में रहने लगी थी। लेकिन फिर उसकी बेटी रिया न्यू बैरकपुर में पढ़ाई करने की वजह से न्यू बैरकपुर में ही कमरा लेकर रहने लगी थी। यानी अब बेटी न्यू बैरकपुर में ही रहती थी और माँ हल्दिया में रहती थी। अब क्योंकि रमा अकेले रहती थी तो वो बोर होने लगी थी, इसलिए रमा ने फेसबुक प्रोफाइल बनाई और यहीं फेसबुक पर रमा की मुलाकात सद्दाम हुसैन से हुई। वो दोनों फेसबुक फ्रेंड बन गए और जब सद्दाम को पता चला कि रमा उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं रहती तो वो रमा से मिलने उसके घर भी जाने लगा। इधर रमा की बेटी रिया भी अपनी माँ से मिलने के लिए न्यू बैरकपुर से हल्दिया आती रही थी। उसने सद्दाम को अपनी माँ के कमरे पर देखा था। तब रिया को लगा कि सद्दाम उसकी माँ का दोस्त है और फिर एक दिन रिया ने भी सद्दाम को अपने फेसबुक फ्रेंड में एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह सद्दाम की रिया के साथ भी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों फेसबुक पर चैटिंग करने लगे। इसके बाद वो दोनों फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब उनकी फ़ोन पर भी बातें होने लगी थीं। रिया और सद्दाम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जब उन दोनों की पहली मुलाकात हुई थी तब उस समय रिया की उम्र 19-20 साल ही थी,
जबकि सद्दाम की उम्र 27 साल के आसपास थी। इसके बाद वो दोनों न्यू बैरकपुर से कुछ किलोमीटर दूर वासुदेवपुर में किराए पर कमरा लेकर लिव इन में रहने लगते हैं। रमा और रिया की जिंदगी में सद्दाम के आने से उनकी खुशियां दोगुनी हो गई थीं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि रमा को भी सद्दाम और अपनी बेटी रिया के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और तो और वो तीनों एक साथ बाहर घूमने के लिए भी जाते थे। एक साथ बैठकर खाना खाते, बातें करते और एक साथ समय बिताते थे। अब रिया कभी पढ़ाई के लिए बैरकपुर में रहती तो कभी सद्दाम के साथ वासुदेवपुर में और कभी अपनी माँ के पास हल्दिया में रहती थी। उनके बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन रिया को पता चलता है कि सद्दाम शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन रिया के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले सद्दाम ने ये बात रिया को नहीं बताई थी, बल्कि उसने तो रिया के साथ शादी करने का वादा कर रखा था। अब जब इस बात का रिया को पता चला तो रिया ने सद्दाम को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो वो पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर देगी। असल में रिया जब भी सद्दाम से शादी करने को कहती थी तो सद्दाम कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो दोनों माँ बेटी उसको धमकी देने लगी थीं। उनका कहना था या तो शादी करो या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सद्दाम इन दोनों चीज़ों से बचना चाहता था। अब सद्दाम ने पुलिस को आगे बताया कि दोनों माँ बेटी की जिद और धमकियों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। हालांकि उसने कई बार रिया और रमा से दूरी बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब उसे बचाव का कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने रिया और रमा को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। सद्दाम ये भी जानता था कि ना तो उन माँ बेटी का कोई जानने वाला है और ना ही उन्हें कोई पूछने वाला है। सद्दाम ने इस प्लान में अपने कई दोस्तों को भी शामिल कर लिया था और फिर प्लान के अनुसार 17 फरवरी 2020 को सद्दाम ने रमा को कॉल किया और कहा कि आज रात हम तीनों एक साथ बैठकर बात करेंगे और इस मामले को कैसे भी करके सुलझाएंगे। रमा ने ये बात अपनी बेटी रिया को भी बताई और इस तरह धोखे से सद्दाम ने रिया और रमा को वासुदेवपुर में उस कमरे पर बुला लिया जिस कमरे में सद्दाम और रिया लिव इन में रहते थे। इसके बाद 17 फरवरी की शाम को वो तीनों वासुदेवपुर में मिलते हैं। सद्दाम तो उस रात सब कुछ पहले से ही सोचकर आया था। असल में जब भी वो तीनों एक साथ होते थे तो अक्सर शराब पार्टी करते थे। हमेशा की तरह उस रात भी सद्दाम शराब लेकर आया था, लेकिन उस रात रिया शराब नहीं पीती। रात के 8 बजे बाजार गई और वहाँ से खाना लेकर आई। सद्दाम ने उस खाने को नहीं खाया, बल्कि उसने खाने में नशीली दवाई मिला दी और जैसे ही वो दोनों माँ बेटी उस खाने को खाती हैं वो बेहोश हो जाती हैं। उन दोनों के बेहोश हो जाने के बाद सद्दाम अपने दोस्त मंजूर आलम को फ़ोन करता है। मंजूर वासुदेवपुर में सद्दाम के पास कार लेकर पहुंचता है। इसके बाद उन्होंने बेहोश हालत में पड़ी रमा और उसकी बेटी रिया का गला दबा दिया और जब उन्हें लगा कि रिया और रमा की मृत्यु हो चुकी है तो उन्होंने पहले रमा को एक कंबल में लपेटा और उसे गाड़ी की डिग्गी में रख दिया। फिर ऐसे ही उन्होंने रिया को भी कंबल में पैक करके कार की पिछली सीट पर रख दिया। सद्दाम का प्लान ये था कि वो दोनों माँ बेटी को अपने दोस्त मंजूर के घर के पास कहीं ज़मीन में दफना देंगे। लेकिन जब सद्दाम ने ये बात मंजूर को बताई तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। मंजूर ने उससे कहा कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाद अब वो दोनों रिया और रमा को हुगली नदी के किनारे दफन करने का प्लान बनाते हैं। साथ ही उन्होंने एक बोतल में पेट्रोल भी रख लिया था, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पेट्रोल डालकर उन दोनों को जला देंगे। इसके बाद सद्दाम और मंजूर देर रात को हुगली नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। वहां पर वो दोनों खुदाई करते हैं, लेकिन खुदाई करते करते रात ढल गई और दिन निकलने लगा। जब उन्हें लगा कि अब
जल्दी ही सूरज निकलने वाला है, तो हड़बड़ाकर सद्दाम और मंसूर ने जल्दबाजी में रमा और रिया को गाड़ी से बाहर निकाला। लेकिन तभी रिया और रमा के शरीर में हरकत होने लगी। असल में वो दोनों उस समय तक जिंदा थीं। ये सब देखकर सद्दाम और मंसूर बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने रिया और रमा को दफन करने के बजाय जलाने का फैसला किया। वो दोनों उन माँ बेटी को गाड़ी से थोड़ी दूर लेकर गए, लेकिन जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में उन्होंने पेट्रोल की पूरी बोतल रमा के ऊपर ही डाल दी और उसे आग लगा दी। मगर अब उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि रिया को कैसे जलाया जाए। इसके लिए उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी से थोड़ा सा फ्यूल निकाला और रिया के ऊपर डालकर उसे भी आग लगा दी। और यही वजह थी जो रिया का शव कम जला था, क्योंकि सुबह हो चुकी थी, इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हालांकि आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें भागते हुए देखा था और उनका पीछा भी किया था, लेकिन वो दोनों बचकर निकल गए थे। इधर मंसूर का नाम सामने आते ही 23 फरवरी 2020 को मंसूर को भी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद रिया के मामा का ब्लड सैंपल लिया जाता है ताकि उन दोनों शवों की डीएनए जांच की जा सके। अब इससे कंफर्म हो गया था कि वो दोनों शव रिया और रमा के ही थे। इसके बाद 27 फरवरी को पुलिस की एक टीम हल्दिया में रमा डे के घर पहुंचती है और उसके घर की तलाशी ली जाती है। जब पुलिस ने रमा के घर की छानबीन की तो वहां एक अलमारी से कुछ कागज़ के टुकड़े मिलते हैं। साथ ही पुलिस को रिया की एक डायरी मिलती है। उन कागज़ के टुकड़ों को एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया, लेकिन जब उन कागज़ के टुकड़ों को जोड़कर देखा गया तो पता चला कि ये एक मैरिज सर्टिफिकेट है। उस मैरिज सर्टिफिकेट के अनुसार सद्दाम और रिया ने साल 2018 में शादी कर ली थी। वहीं रिया अपनी डायरी को हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा में लिखती थी। उस डायरी के 5 पन्नों में सद्दाम, रिया और रमा उन तीनों के रिश्तों को लेकर कुछ बातें लिखी गई थीं। डायरी में लिखा था, सद्दाम की मुलाकात पहले रमा और फिर रिया से हुई थी, जिसके बाद रिया और सद्दाम एक दूसरे को पसंद करने लगते थे। रिया ने आगे लिखा था कि उसे शक है सद्दाम का उसकी मां के साथ कुछ नज़दीकी रिश्ता है। इसी वजह से उसकी मां रमा हल्दिया में रहने लगी थी ताकि वो और सद्दाम एक दूसरे से मिल सकें। वहीं सद्दाम का कहना था कि उसे भी शक होने लगा था कि रिया का किसी और लड़के से अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से सद्दाम रिया से पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन वो दोनों माँ बेटी उसे फंसाने की धमकी देने लगी, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सद्दाम ने बताया कि रिया ने उसकी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो बना ली थी, जिसके ज़रिए वो दोनों माँ बेटी उसे ब्लैकमेल करती थीं और उससे पैसे लेती थीं। लेकिन अब सवाल ये था कि शादीशुदा होने के बावजूद भी सद्दाम रिया और रमा में इतने करीब क्यों आ गए थे। अगर वो उनके करीब ना जाता और रिया से शादी का वादा ना करता तो उसे ये सब ना करना पड़ता, मगर उस हैवान ने तो उन दोनों माँ बेटी को जिंदा ही जला दिया था। खैर, 17 फरवरी को पुलिस सुखदेव नाम के एक और व्यक्ति को अरेस्ट करती है। सद्दाम के बयान के अनुसार सुखदेव ने सबूत मिटाने में उनकी मदद की थी। पूछताछ करने पर सुखदेव ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा अमीनपुर हुसैन नाम का एक और व्यक्ति था। 3 मार्च 2020 को पुलिस उसे भी मुंबई से गोरेगांव से अरेस्ट कर लेती है और ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे भी बंगाल के दुर्गाचक पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस ने उन चारों आरोपियों सद्दाम, मंसूर, सुखदेव और अमीनुर हुसैन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आगे ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।